हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं Redmi 9A या Poco C3। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा। कोई भी अगर Redmi 9A या Poco C3 का अगर फ़ोन है आपके पास, या फिर उसी तरीके का दिखने वाला फ़ोन, यानी कि उसके अंदर रैम अलग है और MediaTek की पावर IC लगी हुई है, जैसे कि Infinix Hot 10 Play के अंदर आता है। तो इस तरह के फ़ोनों में जिसमें आपका रैम, eMMC, CPU अलग से होते हैं, CPU अलग रहेगा और रैम और eMMC अलग रहेगी, eMCP नहीं रहेगी। तो उस तरह के फ़ोनों को किस तरह से रिपेयर करना है, उसके लिए आपको क्या कौन कौन सी पॉइंट हैं जिनको चेक करना है और उसके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, ये हमारा वेबसाइट है, आपको पता होगा www.mobilelab.com, ये वेबसाइट का जो है नेम है। आपको वेबसाइट के ऊपर आना है, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करना है। इसी के अंदर वो कंटेंट मिलेगा, आपको वो स्कीमेटिक मिलेगा, जिसके थ्रू आप जो है उसको ईज़िली समझ सकते हो। इस तरह से जिस भी कोर्स के अंदर आप इनरोल होगे, 1 ईयर का या 3 मंथ का या 400 डेज़ का, उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा इस तरह से। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन होगा तो सीधा ओपन हो जाएगा वो। आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे ये कंटेंट हैं, आप देख सकते हो क्या क्या कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आपका यहाँ पे लॉक बनकर आएगा, मेरा ओपन है लॉक। यहाँ पे Redmi 9A Poco स्पेशल स्कीमेटिक दिख रहा है, इस पर क्लिक किया। Redmi 9A Poco C3 डेड स्पेशल, Redmi 9A Poco C3 LCD सेक्शन, इसी तरह से और भी सेक्शन इसके अंदर आएंगे बहुत जल्द। काफ़ी फ़ोन्स के इसके अंदर स्कीमेटिक मिल जाएगी। स्पेशल स्कीमेटिक है वो, मतलब वो एक सेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई। चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए, ये स्कीमेटिक इस तरह से आपको दिखेगा, इसमें इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज बटन नज़र आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन बोलेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये स्कीमेटिक जो है आपका फुल स्क्रीन में ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़ इसको ये समझो आप, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं वो सब बोर्नियो के जो अंदर स्कीमेटिक है, उसके अंदर जो लेआउट है, उस लेआउट से ये सारे कंपोनेंट और पिन नेम मैच करेंगे। मतलब उसकी लेआउट यूज़ कर सकते हो आप इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ पे Redmi 9A Poco C3 का डेट टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे 1 से लेकर 26 पॉइंट जो है मेंशन किए गए हैं। इन 26 पॉइंट को आज समझेंगे, कौन सी पॉइंट के मिस होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, और इन सभी पॉइंट्स को चेक करना है आपका। अगर फ़ोन आपका डेड कंडीशन में है, पावर लेवल में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये सभी पॉइंट से आपका जो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोगों का ऐसा है कि पावर IC आउटपुट बना ही नहीं रही है, काफ़ी लोगों का ऐसा दिक्कत आ रहा है, पावर IC आउटपुट नहीं बना रही है, तमाम दिक्कतें हैं। वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। बिल्कुल भी आसान है ये स्कीमेटिक, यहाँ पे आप पूरा जूम कर सकते हो, कंप्लीट आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे देखो नंबर भी किया गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये बैटरी कनेक्टर है, 0.5 यहाँ पे चार्जिंग LDO लाइन है 2.8 वोल्टेज, 0.6 पे ये हमारा SM VCDT लाइन है, चार्जिंग LDO के बाद VCDT 0.5 वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग IC जो हमारी लगी हुई BQ25601, इसके साथ VPH पावर की कॉइल लगी है। तो पहले वीबस की एंट्री इस कैपेसिटर C301 पर चेक करेंगे, तो लेआउट से आप C301 सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका ये 2 नंबर जो पॉइंट है वो PL301, यानी कॉइल जो है 301 वाली कॉइल जो VPH पावर है, वहाँ पे आप चेक करोगे VPH पावर बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर 3 नंबर पे आपको बूट कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है, जिस पे 8 वोल्ट आपको चेक करना है। 4 नंबर पे बैटरी कनेक्टर के ऊपर 4 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पे बैटरी पे 4 वोल्ट लिखा हुआ। 5 नंबर पे आपको ऐसा यहाँ पे जो है चार्जिंग LDO और VCDT 6 नंबर पे ये डिवाइडर सर्किट सही होना चाहिए, और ये रजिस्टर की एक साइड 5 वोल्ट होगा, दूसरे साइड 2.8 वोल्ट होगा। ये डिवाइडर के पहले यहाँ 5 वोल्ट होगा, डिवाइडर से जब ये आउट पास कर रहा है तो इधर आपका जॉइंट पर, दोनों रजिस्टर की जॉइंट पर 0.5 वोल्ट होगा। तो चार्जिंग LDO और VCDT आपका हो गया। यहाँ पे इसके डायरेक्शन मेंशन किए हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर जो VPH पावर है 7 नंबर पे, उसको चेक करेंगे। एक SMPS की रजिस्टर होगी, वो 0 ओम की रजिस्टर से वो VPH पावर जो है IC के अंदर इन होती है, और वही VPH पावर अदर सेक्शन के अंदर जाएगी, जैसे कि RFIC, लाइट IC, ग्राफिक IC, अदर सेक्शंस के अंदर जो है हमारा वो वोल्टेज चला जाएगा वहाँ से 3.7 वोल्टेज।
वीपीएच पावर यहाँ एसएमपीएस की रजिस्टर से होता हुआ इंटर करेगा 7 नंबर पे। ये रजिस्टर भी चेक करना ज़रूरी है। और ये वीपीएच पावर डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट हो जाएगा इतने सारे पिनों लाइनों से, ठीक है। तो एसएमपीएस का जो पिन है वो पिन नंबर B2 यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पिन पर हो जाएगा वोल्टेज। अब मान लो ये रजिस्टर ओपन हो जाता है तो प्रॉब्लम आपका अक्सर, जैसे ये वोल्टेज रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो वोल्टेज इसके अंदर इन होगी नहीं। मान लो इधर 4 वोल्ट है और इधर 3 वोल्ट हो जा रहा है या 2 वोल्ट हो जा रहा है। अगर वोल्टेज को ये ड्रॉप भी कर देता है ना रजिस्टर, तो यहाँ वोल्टेज कम आएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो इसकी हायर LDO है यानी VS1 वाली कॉइल है, जिसको हम हायर LDO कहते हैं मीडियाटेक के अंदर, ये 2 वोल्ट की जो सप्लाई है 8 नंबर, वो लाइन शॉर्ट हो जाएगी। यानी वो लाइन पे ग्राउंड से कनेक्टिविटी शो करने लगेगी, यानी कि IC शॉर्ट हो जाएगी। और IC में सबसे पहले यही वोल्टेज बनती है, तो ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी। ऐसा तब होगा जब आपका SMPS का रजिस्टर ओपन होगा। ये ऑलरेडी हम बहुत पहले यूट्यूब पर जो है बता चुके हैं आप लोगों को, आप देख सकते हो। बहुत सारे फ़ोनों में ये दिक्कत भी आती है, मैं प्रैक्टिकल भी दिखा चुका हूँ इस चीज़ का यूट्यूब पर। तो ये 2 वोल्ट की सप्लाई जो है शॉर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको रजिस्टर को बाईपास करना होता है, इसलिए 7 नंबर पर इसको मेंशन किया गया है। आप एक बार तेज़ी से इसको चेक करते हुए जाओ और 8 नंबर पे हायर LDO चेक करो। अगर आपका हायर LDO पे फुल बीप आता है तो सीधी सी बात है कि आपका IC शॉर्ट है, और आपका IC शॉर्ट होने का कारण हो सकता है कि ये रजिस्टर जो है वो ओपन हो गया हो या फिर ओपन हो रहा हो, वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करके आउट कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है पूरी तरह से ओपन हो जाए। अगर रजिस्टर के दोनों साइड वोल्टेज के डिफरेंस आ जाएंगे ना, तब भी हमारा IC क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको कंफर्म चेक करना है कि रजिस्टर वोल्टेज को हल्की सी भी ड्रॉप करनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आने के बाद यही हायर LDO जो है जाके इनेबल करेगा एक छोटी वाली IC को, जो कि 8 पिन की है। जो लोअर LDO है VS2 है, जिसको हम लोग लोअर LDO बोलते हैं, आप देख सकते हो। तो हायर LDO बनने के बाद क्या बनेगा, लोअर LDO बनेगा, पिन नंबर 12। लेकिन ये 12 पे अभी नहीं काम करना हमको, 8 नंबर के बाद हमें 9 नंबर के ऊपर चलना है। तो 9 नंबर क्या है, 9 नंबर आपको इधर दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा जो है 9 नंबर इसको सर्च कर सकते हो। देखो 9 नंबर यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेसर की कॉइल चेक करो, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर में मॉडेम लाइन की कॉइल चेक करो और वोल्टेज चेक करो, वोल्टेज यहाँ पे 0.8 होगा। 11 नंबर पे आपको V कोर लाइन यानी कोर वोल्टेज की लाइन का कॉइल चेक करो, ग्राउंड से शॉर्ट नहीं होना चाहिए और वोल्टेज होना चाहिए। देखिए अगर हायर LDO शॉर्ट नहीं है तो ये आउटपुट बनाना चाहिए, और ये आउटपुट बनाएगा तो साथ ही साथ इनकी रीडिंग भी सही होनी चाहिए, 350 या 200 की समथिंग रिवर्स बायस में रीडिंग आनी चाहिए और शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको इसलिए चेक कराया गया है क्योंकि इसमें से अगर कोई लाइन फुल शॉर्ट होती है तो ऐसा हो जाता है कि केवल LDO बनेगा फ़ोन में, बाकी ये बक सप्लाइयाँ और कोर सप्लाइयाँ फ़ोन में नहीं बनेंगी। तो ऐसा हो सकता है कि केवल LDO ही बन रहा है फ़ोन में, बाकी कॉइल की जो मेन पावर है CPU की वो नहीं बन रही है क्योंकि वो लाइन शॉर्ट है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये लाइनें भी चेक करनी है 10 नंबर तक। उसके बाद 11 नंबर हो गया आपका, फिर 12 नंबर पे आप लोअर LDO चेक करोगे। उसके बाद 13 नंबर पे सप्लाई चेक करनी है आपको 1.8 वोल्टेज। 13 नंबर पे आपको चेक करनी है VIO18 PMU की 1.8 वोल्टेज। ये चेक कहाँ होगा, तो कैपेसिटर C1304, इस कैपेसिटर के ऊपर जो है आप जो है देख सकते हो लेआउट में, जो बोर्नियो के अंदर लेआउट दिया हुआ है उसमें C1304 पे 1.8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। वही वोल्टेज जो है एक सेंसर पैड से AVDD18 SOC में बदल जाती है, जिससे आपको क्लियर यहाँ पे चेक करोगे तो आपको क्लियर होगा कि AVDD18 SOC जो CPU की मेन पावर है 1.8 जो है वो CPU के अंदर तो जा ही रहा है, साथ ही साथ एक SOC पावर बन के भी जा रहा है, यानी सरफेस ऑन चिप के लिए भी ये वोल्टेज कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको VIO18 PMU की लाइन को ढूंढना है और वहाँ से एक जंपर इस कैपेसिटर पे देना होगा। वैसे तो ये चांसेस काफ़ी कम होता है क्योंकि ये जो पैड है ये 3 लेयर होता है, लेयर के अंदर होता है। ये जब ब्रेक हो जाएगा आपका वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज में, तो बोर्ड में VIO18 PMU बनेगी लेकिन AVDD18 SOC नहीं बनेगी। इसलिए हमने यहाँ पे ही डायरेक्ट बोला 13 नंबर यहाँ चेक करो, अगर ये सही है तो सही है, नहीं तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो आपको सीधा वेरीफाई होना है। यहाँ पे आके आपको सीधा वेरीफाई होना है VIO18 PMU का ये जो रजिस्टर दिख रहा है जिसपे 200K का रजिस्टर लगा हुआ है, उसके इधर साइड IC के साइड आपको 1.8 मिलेगा। वही 1.8 उठा के जो है आप सीधा यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जंपर कर सकते हो। अगर वो नहीं आ रहा है AVDD18 SOC तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, अगर ऐसी दिक्कत है तो। 13 नंबर के बाद आपको क्या करना है, 14 नंबर पे देखो यहाँ पे VA12 नाम की एक सप्लाई होगी जो 1.2 वोल्टेज होगी, उसको चेक करना है। अगर वो कम बन रहा है 0.4 वोल्टेज ही बन रहा है जबकि 1.2 बनना चाहिए, तो आपको ये 15 नंबर पे इसकी ग्राउंड चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि इस
की ग्राउंड, जो कैपेसिटर ग्राउंड दिख रही है वो इस डिवाइडर की ग्राउंड है। ये डिवाइडर सर्किट दिख रहा है उसका ग्राउंड है। अब डिवाइडर की ग्राउंड अगर ओपन हो जाएगी तो होगा ये डिवाइडर सर्किट काम करना बंद कर देगा और फीडबैक इसको जो है सही फीडबैक नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, आईसी आउटपुट भी जनरेट करना बंद कर देगी या कम करने लगेगी, 0.4 0.3 इतनी ही वोल्टेज आउट करेगी। तो इसीलिए डिवाइडर भी आपको चेक करना है। 9A और पोको C3 में ये डिवाइडर ज़्यादातर निकल जाता है। तो अगर ये डिवाइडर निकल जाता है 9A में, जब भी आप CPU का सील्ड ओपन करते हो, खींच के कटर से कट करके निकालते हो, तो ये ग्राउंड ज़रूर निकल जाएगा उसमें। और जब निकल जाएगा तो आपकी सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी, क्योंकि VA12 जो है 1.2 के बजाय 0.4 बनने लगता है। तो आपको ये डिवाइडर बनाना होगा, यहाँ पे ग्राउंड देना होगा कहीं से भी। जैसे आप कहीं से भी जंपर यहाँ कर दोगे रजिस्टर पे ग्राउंड का, तो आपका जो है वोल्टेज VA12 का मिलने लगेगा 1.2, जो CPU की एक इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है, और फिर CPU ऑन हो जाएगा। और जब वो ऑन हो जाएगा तो सारी वोल्टेज स्टेबल होकर फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखो, अगर ये सारी चीज़ें 15 नंबर पे ग्राउंड भी सही है, फिर भी VA12 नहीं बना रहा है, तो आपको ये इनेबल चेक करना है इसका आईसी का, जो कि एक्सटर्नल PMIC EN2 है, 4 वोल्ट इसमें आती है। इसकी एक TP होती है बोर्ड के अंदर, TP 201 9A के बोर्ड में होती है या पोको C3 के बोर्ड में होती है। ये TP 201 को आपको ढूंढना है लेआउट में और उसको चेक करना है TP पर 1.8 आ रहा है नहीं आ रहा है। ये एक्सटर्नल PMIC EN2 नाम से आता है। 16 नंबर पे आपको ये चेक करना है। फिर 17 नंबर पे ये चेक कर 16 नंबर चेक करने के बाद आपको 17 नंबर पे क्या चेक करना है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं इसको 17 नंबर को कंफर्म करने के लिए। देखिए, अब CPU और CRV, ये जो CRV यानी पावर आईसी इधर भी बना दिया हमने, तो CPU और CRV के बीच कम्युनिकेशन है। अब 17 नंबर पे RTC क्लॉक, ये इंटरनल कंपोनेंट ही नहीं है, इसमें कोई 9A के फ़ोन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 17 नंबर आप स्किप कर सकते हो। सीधा 18 नंबर चेक करो रजिस्टर पे। बेसबैंड क्लॉक है, 26 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है, नहीं आ रही है DSO से, या फिर अगर आपके पास DSO नहीं है तो आप 0.7 वोल्टेज वहाँ आ रही है नहीं आ रही है वो चेक करोगे। रजिस्टर के दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अगर ड्रॉप होते हैं तो रजिस्टर को हटा के शॉर्ट करेंगे, क्योंकि रजिस्टर ओपन कहा जाएगा उस कंडीशन में। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में सिस्टम रीसेट, आपको एक TP मिलेगा, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। और 20 नंबर वॉचडॉग की कोई TP नहीं है इस फ़ोन के अंदर, तो आप उसको नहीं चेक करोगे। तो इतना आपको करना है, 19 नंबर तक ये चीज़ें चेक करनी है। अगर ये चीज़ें सही है, आप चाहो तो आईसी के पिन नंबर भी दे रहे हैं यहाँ पे। पावर आईसी हटा के P14, R3, N7, R5 और T8 नंबर की पिन की GR ले लो, यानी डायोड वैल्यू ले लो। इससे क्लियर होता है कि ये कनेक्टिविटी CPU के अंदर बनी हुई है, CPU नहीं उठानी पड़ेगी। पावर आईसी उठा के इन बॉल्स की GR ले लो, सब पे आपकी GR जो है 400 to 600 के बीच में ही मिलेगा। तो इस तरह से आपका इतना चेक होने के बाद 20 नंबर हो गया अगर, तो आपकी सारी वोल्टेज स्टेबल रहेगी फ़ोन के अंदर, और आपका फ़ोन जो है कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट पोर्ट में रहेगा, यानी कि मीडियाटेक का डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा या बनेगा, छोड़ेगा, ऐसा होगा। कनेक्ट होगा, रिमूव होगा, कनेक्ट होगा, रिमूव होगा, वोल्टेज स्टेबल होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल 20 नंबर के बाद आपको 21 चेक करना है, क्योंकि अब आपको रैम की वोल्टेज और EMMC की वोल्टेज चेक करनी होती है। तो देखो यहाँ पे EMI VDD-Q 0.6 वोल्टेज है, जो कि 21 नंबर पे है। ये एक छोटी सी IC U2802 जो है स्कीमेटिक के अंदर आपको मिलेगी। उसके अंदर क्या क्या फीचर होता है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। VPH पावर उसके अंदर आएगा, V सिस्टम जिसको बोला गया है। देखो उसके अंदर VPH पावर आएगा और उसके अंदर इनेबल आएगा, जो वो इनेबल एक दूसरी और आईसी होगी, उतनी ही पिन की वो भी होती है जितने पिन की ये 2802 है, उतनी ही पिन की 2801 भी है, वो भी रैम की पावर है। जो DRAM है, DRAM की ये 15 पिन की आईसी होगी, और EMI VDD-Q 0.6 वोल्टेज है, ये भी 15 पिन की आईसी होगी। दो 15 पिन की आईसी लगी होती है सेम, दोनों के वोल्टेज आउटपुट में अलग अलग बनेंगे। आप इन आईसीओ को एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हो। ऊपर वाली आईसी जो दिख रही है 2802, उसको 2801 के प्लेस पर भी लगा सकते हो, और 2801 को 2802 पर भी लगा सकते हो। तो फिर इनेबल भी दोनों के सेम है, तो आउटपुट चेंज कैसे हैं, 0.6 और 1.1 क्यों बना रहा है ये DRAM। तो ये दो वोल्टेजेस रैम की हैं, और साथ ही साथ EMI VDD-1 भी हमारा रैम का वोल्टेज है। एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस VDD-1 ये रैम की वोल्टेज है। एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस VDD-2 ये भी रैम की वोल्टेज है, जो 1.1 है। और EMI VDD-1 जो है वो 1.8 होता है, यहाँ पे अब वोल्टेज मेंशन है। EMI VDD-Q 0.6 है। तो ये तीन वोल्टेजेस आपको यहाँ पे चेक करने हैं। अगर आउटपुट नहीं बन रहे, जो भी नहीं बन रहे हैं, उनके सेक्शन को, उनकी आईसी को चेक करोगे आप। ये वोल्टेज निर्धारित होते हैं इस I2C सर्किट से, जो CPU से कनेक्टेड होता है। यही I2C सर्किट
दूसरे वाले 15 पिन आईसी में भी कनेक्टेड है और वही I2C सर्किट पहले वाले आईसी के अंदर भी कनेक्टेड है। जो EMI VDD-Q बना रहा है उसके अंदर भी वही I2C सर्किट है और इसके अंदर भी वही I2C सर्किट है। अगर आपको I2C सर्किट के बारे में पता होगा, किस तरह से I2C सर्किट काम करता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक ही लाइन से दो आईसियाँ किस तरह से कनेक्टेड हैं। इसमें एड्रेस के बिहाफ पे जो है वर्क होगा, यानी एड्रेस की मदद से जो CPU जिसका एड्रेस सेंड करेगा CPU उसी आईसी से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे दोनों आईसीयों से कम्युनिकेट करेगा और दोनों से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट में लेगा। ठीक है, तो 3 वोल्टेजेस यहाँ रैम की चेक करनी है, 21, 22 और 24। 23 कहाँ है, तो 23 जो है इसी की इनेबल है, जो 4 वोल्ट आएगी। दोनों की इनेबल सेम होती है, जिसका नाम है एक्सटर्नल PMIC EN1। अब ध्यान देना, एक्सटर्नल PMIC EN2 जो है वो VA12 आईसी को इनेबल कर रही है। एक्सटर्नल PMIC EN1 जो है वो आपका रैम वोल्टेजेस को इनेबल कर रही है। आगे चल के 5G फ़ोन के अंदर की सर्किट जब आप पढ़ोगे, जो कि इस कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसमें भी यही काम हुआ है। 5G सर्किट में भी एक्सटर्नल PMIC EN1 जो है वो वहाँ पर भी रैम वाली आईसी को इनेबल कर रहा है, और एक्सटर्नल PMIC EN2 जो है वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो हमारी थर्ड पावर आईसी लगी हुई है उसको इनेबल कर रहा है। तो हम आगे देख, ऑलरेडी कोर्स में वो अपलोडेड है, आप देख सकते हो उसको। ये हमारा 21, 22, 23 और 24 ये 4 चीज़ें चेक करने के बाद 25 और 26 आपको ऑलरेडी पता होगा EMMC जो है उसकी वोल्टेज क्या होती है। EMMC की वोल्टेज होती है 2.8 VCC वोल्टेज और 1.8 VCC Q। याद रखिए VCC है और ये VDD है, तो VDD रैम की वोल्टेज है और VCC EMMC की वोल्टेज है, VCC Q। इतना होने के बाद आपको EMMC की क्लॉक, कमांड, रीसेट, डेटा 0 to डेटा 7 इन लाइनों को भी चेक करना होता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई लाइन ओपन होती है तो आपका मोबाइल डायरेक्ट पोर्ट में जाएगा। फिर आपकी EMMC की हेल्थ चेक करनी होती है। वो अगर हेल्थ सही है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ रहा है, यानी फाइल का इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, Redmi 9A का फ़ोन है या Poco C3 का फ़ोन है, ऐसा इन्फॉर्मेशन उस EMMC में आ रहा है, पार्टीशन वगैरह शो हो रहा है, तो उसके बाद आप रैम की वोल्टेजेस चेक करने के बाद रैम को सीधा आप चेंज करोगे। रैम चेंज करते ही आपका फ़ोन जो है बूट कर जाएगा और फ़ोन ऑन होगा। तो ये सारी सप्लाइयों को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। साथ ही साथ EMMC की पैड वैल्यू समझ लो आप, उसको आप मैच कर लोगे तो भी क्लियर हो जाएगी वो सारी चीज़ें। और रैम की भी पैड वैल्यू आपको चेक कर लेनी चाहिए, अगर आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है तो, नहीं तो आने वाले टाइमों में इनकी पैड वैल्यूज़ जो है इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है Redmi 9A Poco C3 जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, कई बार लोगों का फ्लैशिंग एरर हो रहा है, वो रैम की सप्लाइयों की वजह से या रैम की वोल्टेज कम बनने की वजह से, या रैम चेंज करना पड़ता है, रैम ख़राब होता है, या EMMC का वोल्टेज मिस होता है, या EMMC की कोई ट्रैक ओपन हो गई रहती है CPU से। वो EMMC की ट्रैक जो है R क्लॉक, कमांड, डेटा 0 to डेटा 7 और रीसेट, वो लाइनें CPU में कनेक्ट होती हैं, वो लाइनें ओपन हो सकती हैं। या रैम की कोई पिन जो है ओपन है जिससे फ़ोन हाई बूटिंग में है और फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको सारी चीज़ों को देखना होता है। पहले तो ये पूरी पावर सर्किट आपको समझनी है। ये चीज़ें अगर आप चेक करके रिपेयर करते हो तो काफ़ी हद तक आपका फ़ोन रिपेयर होगा। और आपसे अगर इतनी चीज़ों पे क्लियर करने के बाद अगर आपका फ़ोन रिटर्न आपके यहाँ से जाता है तो ज़्यादातर चांस यही है कि कोई भी टेक्नीशियन उसको इतनी आसानी से तो नहीं बना पाएगा। उसमें ज़रूर वो या तो बोर्ड चेंज कर देंगे तब वो होगा, या फिर उसके अंदर वो पूरी पैड वैल्यू जब मैच करेंगे तो उनको कोई पिन ओपन दिखेगी और वो जंपर करके उसको सही कर सकते हैं। और आप भी यही काम करोगे इतने वोल्टेजेस के बाद। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पोको C3 और Redmi 9A का जो स्कीमेटिक है, स्पेशल स्कीमेटिक किस तरीके से बनाया गया है और इसको आप किस तरीके से जो है समझ सकते हो। काफ़ी यूज़फुल होगा ये आपके लिए। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, वीडियो कोर्स करना या ऑफलाइन कोर्स करना, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। वेबसाइट के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। वेबसाइट के ऊपर आपको आना है, अपने आईडी पासवर्ड रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बनाना है और आप सिलेबस देख सकते हो। और आपको वेबसाइट के ऊपर एक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करना होगा। फिर आपको पेमेंट के लिए मेरे साइट से जो है आपको पेमेंट के लिए मैसेज आएगा या कॉल आएगा, फिर आप उस पर पेमेंट करोगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपकी वीडियोस अनलॉक होंगे और ये स्कीमेटिक भी आप जो है देख सकते हो। आने वाले टाइमों के अंदर कोशिश किया जा रहा है कि काफ़ी फ़ोनों का जो है इसके अंदर स्कीमेटिक इसी तरीके से अलग अलग सेक्शन के, लाइट सेक्शन के, ग्राफिक सेक्शन के, जिस फ़ोन के स्कीमेटिक नहीं है उसकी भी स्कीमेटिक को इस तरीके से बनाया जाए और बोर्ड लेआउट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर। देखिए यहाँ पे पोको C3 के अंदर आप देखो, यहाँ पे
9A पोको C3 का LCD सोल्यूशन भी है। आने वाले टाइमों में इस तरीके की स्पेशल डायग्राम नेटवर्क सेक्शन की भी बनेगी जिससे आप नेटवर्क सेक्शन को भी ईजिली बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइट सेक्शन का पूरा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे IC की डायोड वैल्यू भी दी हुई है, पिन नंबरिंग भी दिया हुआ है, आप इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये सर्किट है, बड़ा करेंगे तो ये क्लियर दिखेगा आपको, और इसकी पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ऐसा ही आपको इसके अंदर भी सारी चीज़ें मेंशन हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो डेड वाली स्कीमेटिक हमने ओपन की थी उसके अंदर लास्ट वाली पेज के ऊपर वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये फर्स्ट पेज है हमारा। सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं नंबर वाइज, नंबर 1 2 3 4। तो जो सीक्वेंस हमने उसमें 1 2 किया हुआ है लिख के, वैसा ही यहाँ पर भी बना हुआ है ये, ठीक है। तो आप इसको जो है फॉलो करो। आपका ऐसा तो आपसे नहीं होगा कम से कम कि पावर लेवल की समस्या थी और आपने फ़ोन को रिपेयर, आप फ़ोन को नहीं कर पाए और छूट के चला गया फ़ोन। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। साथ ही साथ आपको डायोड वैल्यू पे बहुत ध्यान देना है, और आने वाले टाइमों में हम ICU की डायोड वैल्यू जो है वो सही तरीके से जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। VPH पावर की डायोड वैल्यू, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में, और आउटपुट कॉइल्स की डायोड वैल्यू सबकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या कंडीशन, ये डायोड वैल्यू, आउटपुट कॉइल्स की डायोड वैल्यू चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल से किस लेवल के बीच में रहेगा डायोड वैल्यू, तो वो फ़ोन में CPU पे काम नहीं करना है, और किस लेवल को वो जब क्रॉस कर जाएगा तो फ़ोन में CPU पे काम करना है। वैसे तो हमने अपने वीडियो कोर्स के अंदर में डेड फ़ोन के बारे में जो हमने एक्सप्लेन किया है, तो इन कॉइलों के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता रखी है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कॉइल पे रीडिंग कितनी है, तो आपको कहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने ग्रुप्स वगैरह में जो है शेयर भी कर दो, जिससे ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।